ममता का हारना क्या विपक्ष की एक ऐसी हार है जिसमें उसके पास आने वाले वक्त में कुछ नहीं बचेगा? या ममता का हारना शायद राहुल गांधी के उस संदेश को पुख्ता बना देता है कि अब आप चुनाव के जरिए इस सत्ता से लड़ नहीं सकते हैं? उसके लिए आपको एक नई स्ट्रेटजी बनानी होगी। विपक्ष को एकजुट होना होगा। अपने अपने दायरे में विपक्ष यह ना सोचे कि वह यहां पर मात दे सकता है और वहां पर सत्ता पा सकता है और उसके हाथ में कुछ ना कुछ बचा रहेगा। ऐसी परिस्थितियां क्या धीरे धीरे इस देश के भीतर में गायब हो चली है? क्योंकि अगर एक सिलसिले को देखना शुरू करें, दिल्ली की मुखर आवाज केजरीवाल के जरिए निकलती थी, लेकिन जो दिल्ली को लेकर बिल संसद ने जिस पर मुहर लगाई और सारे पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के हिस्से में डाल दिए, उसके बाद दिल्ली विधानसभा की ताकत बची कितनी है? यानी कोई भी राजनीतिक प्रयोग केजरीवाल दिल्ली में अब नहीं कर सकते हैं जिससे उनकी पहचान पर तमगे लगने लगे। वह बेहद कमजोर कर दिए गए। संसद के भीतर विधेयक लाकर कमजोर किए गए, कानून की शक्ल में उसे ले आया गया। केजरीवाल के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से सामना होता है। उत्तर प्रदेश के भीतर के दो चेहरे, क्षेत्रीय राजनीति को करते हुए दो चेहरे बार बार मुखर रहते थे, लेकिन आज की तारीख में वहां पर मायावती की पहचान क्या है? बार बार इस बात का जिक्र होता है। मायावती ने जो भी करप्शन किया या जो भी उनके पास आकूत संपत्ति रही या जो भी केसेस उनके खिलाफ संपत्ति से ज्यादा का, जो आय से ज्यादा संपत्ति का मामला था, उसमें केंद्र सरकार जब चाहे उन्हें दबोच सकती है। तो क्या मायावती इस वक्त बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए बहुत सॉफ्ट नहीं हो गई? अखिलेश यादव इस दौर में इस देश में ना जाने कितने मुद्दे आए, मुद्दे दर मुद्दे उठते रहे, लेकिन अखिलेश यादव आपको संघर्ष करते हुए, उस संघर्ष की परिस्थितियों का हम जिक्र कर रहे हैं जब इस देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, वह संघर्ष की स्थिति आपको अखिलेश यादव में भी इस दौर में नजर नहीं आई होगी। उसके बाद जब आप कदम बढ़ाते हैं तो सामने बिहार खड़ा है। बिहार में लालू यादव आज की तारीख में जेल में है। उनके बेटे तेजस्वी संघर्ष करने का मादा जरूर रखते हैं, लेकिन वह पूरी पूंजी लालू यादव की समेटी हुई है। लालू यादव ने जो वोट बैंक बनाया अपनी राजनीति, अपने सरोकार के जरिए, वही वोट बैंक कहीं ना कहीं तेजस्वी या कहीं आरजेडी के साथ खड़ा है। लेकिन तेजस्वी की अपनी ताकत, अपनी पहचान इतनी मुखर नहीं हो पाई जितनी मुखर ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है। तो तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर उस अनुभवी, जो अनुभव के साथ इस देश की सियासत को साधने वाली टीम थी, उसमें बहुत निचले पायदान पे आते हैं। बिहार के भीतर नीतीश कुमार का एक चेहरा एक वक्त जरूर बार बार उभरता था, क्योंकि उनको देखा जाता था कि उनकी समझ, उनका विजन और उनको लेकर इस देश के भीतर में देश को संभालने के गवर्नेंस के तौर पर देखा जाता था। और इस बात का जिक्र और किसी ने नहीं, राहुल गांधी ने अपने तौर पर किया। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी 2015 में भी जिक्र हो रहा था कि नीतीश को तो अब दिल्ली आ जाना चाहिए और यहां पर मोदी से दो दो हाथ करने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में नीतीश की अपनी स्थिति एकमात्र यही है कि वह मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन राजनीतिक ताकत उनकी पूरी तरीके से खत्म हो चली है। नीतीश की ताकत का जैसे ही हम जिक्र करते हैं, हमारे जहन में यह सवाल रहना चाहिए कि बीजेपी के साथ तीन ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल थे जो दशकों से साथ रहे, लेकिन मोदी काल के दौर में तीनों की हैसियत बीजेपी के सामने बौनी होती चली गई और दो दो हाथ करने की परिस्थिति आ गई। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे, चाहे वो हिंदुत्व का राग अलापे, चाहे अतीत के तौर पर वह बीजेपी के साथ और संघ के करीब माने जाते रहे हों, लेकिन आज की तारीख में 36 का आंकड़ा है और मौजूदा वक्त में जो कि एंटीलिया को लेकर जो हो रहा है और जिस तरीके की एनआईए जांच कर रही है, उसमें आज नहीं तो कल स्थितियां सुलगेगी। और यह जो धुआं अभी सुलगा नहीं है, वो आग की शक्ल में कैसे आएगा, यह कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना के टकराव या शरद पवार की चौसर और उन सबके बीच कांग्रेस की खामोशी भरी परिस्थितियां और शिवसेना का सत्ता संभाले रहने के गुरूर, इन तीनों परिस्थितियों में कहीं भी शिवसेना उस रूप में आपको मजबूत नजर नहीं आएगी जहां पर यह लगे कि शिवसेना वाकई वह शिवसेना है जिसकी एक हुंकार पे मुंबई बंद हो जाती थी, जिसकी एक हुंकार पे महाराष्ट्र की सियासत इधर से उधर होने लगती थी। आज वह एक लिहाज से दो स्थितियों को साथ लेकर चलने की स्थिति में, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ एनसीपी है, बिना इसके सत्ता में नहीं है। और सत्ता में जैसे ही नहीं रहेगी तो शिवसेना की हैसियत क्या होगी, या फिर उससे जो बड़ा वैक्यूम बनेगा, उस वैक्यूम को बीजेपी कैसे हड़प ले जाएगी, यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है। इसी तरह की परिस्थितियां आपको पंजाब में देखनी होंगी। अकालियों के साथ एक लंबा वक्त बीजेपी का गुजरा, लेकिन किसान रिफॉर्म या किसान बिल को लेकर जो सवाल उठे, उसमें आज की तारीख में अकाली भी बीजेपी के साथ नहीं और बीजेपी को इसको लेकर कोई मुगालता भी नहीं है और कोई भ्रम भी नहीं है। वह मान चुकी है कि पंजाब की सियासत को बाद में साधेंगे, लेकिन फिलहाल एक बीजेपी का कैनवास बढ़ाना है और यह काल मोदी काल है, जिसमें लार्जर देन लाइफ मोदी को दिखाई देना है और वो सियासत को साधना है जिसमें जो भी
मुद्दे इससे पहले आरएसएस उठाती रही, जिन भी मुद्दों का जिक्र जनसंघ के दौर में होता रहा, जिन भी परिस्थितियों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी चाहकर भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, उसे कर देंगे, अपने तौर पर करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। और इस कड़ी में जब आप चलते चले जाएंगे तो दक्षिण की दिशा में आपको एक चेहरा स्टालिन का नजर आएगा, एक चेहरा विजयन का नजर आएगा, और वहां से निकलकर जब कश्मीर में जाएंगे तो एक चेहरा फारूक अब्दुल्ला का नजर आएगा। फारूक अब्दुल्ला को भी हाशिए पर और जिस सियासत में बांधा गया वह भी एक लिहाज से ढह गए। स्टालिन और विजयन की परिस्थिति अपने राज्यों में सिमटे रहने भर की है, चैलेंज नहीं है। चैलेंज चंद्रशेखर राव भी नहीं दे पाते हैं तेलंगाना से खड़े होकर, चैलेंज जगन रेड्डी भी नहीं दे पाते हैं। जगन रेड्डी ने जिस रूप में आरोप लगाए थे जस्टिस रमन्ना को लेकर, और आज की तारीख में आने वाले वक्त में अब अप्रैल के महीने में ही जस्टिस रमन्ना चीफ जस्टिस बन जाएंगे, उस आरोप के सिलसिले में यही केंद्र सरकार की तरफ से छिटपुट आवाज निकल कर आई थी कि दरअसल यह उनके खिलाफ एक साजिश भरी आवाज है। तो जगन रेड्डी को भी चेताया गया कि अपने दायरे में रहिए आप। यह मैसेज निकल कर आता है, और जस्टिस रमन्ना के जरिए भी इस रूप में बीजेपी जैसे ही जिक्र होता है कि क्या वाकई इस देश के भीतर के इंस्टीट्यूशन भी सत्ता अनुकूल हैं और मुखर आवाज कहीं से नहीं निकलेगी, तो एक आवाज ममता बनर्जी की आपको सुनाई देती होगी। ममता बनर्जी के भाषणों की उस कतार को सुनिए जिसमें वो बिना लाग लपेट सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह उनको लेने से नहीं कतराती है। लेकिन अगर ममता का किला ढह रहा है, अगर ममता बनर्जी हार रही है, तो इस देश के भीतर में कोई आवाज राजनीतिक तौर पर सत्ता को संभालते हुए नहीं बचेगी। और हमें लगता है इसका जब दूसरा पन्ना आप खोलेंगे तो राजनीतिक सत्ताएं क्षेत्रीय दलों की कमजोर कहां से हुई, इसके लिए आपको दोबारा नोटबंदी के दौर में जाना होगा। भारत की राजनीति में अतः संपत्ति ब्लैक मनी की, और ब्लैक मनी के जरिए इस देश की सियासत को कैसे चुनाव के जरिए चलाया गया और लोकतंत्र के राग गाए गए, यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है। हर क्षेत्रीय दल के पास जितनी पूंजी रहती थी, नोटबंदी ने एक झटके में सबको दिवालिया कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया जहां अपने ऑर्गेनाइजेशंस को पालने पोसने की परिस्थितियों को वो कैसे जीवित रखें, यह भी नहीं था। और इसके ठीक समानांतर केंद्र की सत्ता बीजेपी के हाथ में थी, तो बीजेपी की ताकत संगठन के तौर पर इसलिए बढ़ती चली गई। और आज की तारीख में जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो बूथ लेवल पर भी अगर उसके नुमाइंदों की मौजूदगी है जो कि बिना बीजेपी का संगठन, वामपंथी संगठन हो या ममता का संगठन हो, उसके मायने में बहुत कमजोर है बीजेपी का संगठन। लेकिन बूथ मैनेजमेंट को लेकर फेज वाइज जिस रूप में शिफ्ट किया जा रहा है बीजेपी के अपने नुमाइंदों को कि आपको किस रूप में बूथ संभालना है, वो सब बिना पैसे के नहीं होता है। और इस दौर में जब आप देखना शुरू करते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट देखें, इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट देखें, या इलेक्शन कमीशन के डाटा देखें, या आरबीआई के डाटा देखें, तो जितनी बड़ी पूंजी बीजेपी के पास इस दौर में गई है, 2014 से पहले ऐसा नहीं था कि वो पूंजी पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं जाती थी। लेकिन इससे पहले की परिस्थिति यह रहती थी जो सत्ता में है उसके पास 50 से 60% पैसा जाता था और बाकी सब में बंट जाता था। लेकिन आज की तारीख में 90% पूंजी, चाहे वो कॉर्पोरेट की फंडिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्टों का पैसा हो, चाहे वो पीएम केयर के नाम पर आ रहा हो, चाहे किसी भी अलग अलग माध्यमों से जो आ रहा हो, वो पैसा बीजेपी के पास ही जाता है। क्योंकि क्षेत्रीय फोर्सेस भी जब कमजोर होती चली गई तो वहां के कॉर्पोरेट को भी लगता है वो पैसा स्टेट को क्यों दें, सीधे सेंटर को दे दें, क्योंकि सेंटर ने कमोवेश हर उस पॉलिसी को अपने हाथ में लिया है जिस पॉलिसी के जरिए इस देश में जिन जिन क्षेत्रों में पूंजी बनाई जा सकती है, पूंजी कमाई जा सकती है, और कॉर्पोरेट जहां पर पूंजी लगाता है, तुरंत की स्थिति देखिएगा तो माइनिंग का क्षेत्र आपके जहन में आएगा। माइनिंग अब जिस रूप में प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है और इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए 1,500 से ज्यादा योजनाओं को जो मोनेटाइज करने का कार्यक्रम है, जो कि निजीकरण की दिशा में बढ़ेंगे, उसको मोनेटाइज शब्द दिया गया, लेकिन वह एक प्राइवेटाइजेशन जो है उसमें आपको केंद्र के साथ खड़ा होना है। तो कोई भी पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों देगा, एक ही पार्टी को देगा, राजनीतिक सत्ता एक ही के पास रहेगी। इसीलिए ममता बनर्जी वह आखिरी पिलर है, वो आखिरी किला है जो ढहा तो इस देश के भीतर में एक वाकई सवाल है, विपक्ष गायब है, विचारधारा गायब है, चेहरा गायब है, संगठन गायब है, उसके बाद चीजें बचेंगी क्या, और एक बड़ा वैक्यूम इस देश के भीतर में आकर खड़ा हो जाएगा क्या। यानी एक ऐसा वैक्यूम जिसको लेकर जिक्र बार बार होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस भी अब चेक एंड बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को चेक एंड बैलेंस करना था। लेकिन ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, भूमिका छोड़ दीजिए, फैसले जो सत्ता अनुकूल दर्जनों फैसले नजर आएंगे, कोई भी फैसला सत्ता के खिलाफ क्यों नहीं जाता।